हाय हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि सुबह 8 बजे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने किया जाता है, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपी लेखापाल, यूपी पेट या कोई भी कंपटीशन का जो वनडे एग्जाम होता है, उसमें इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस सीरीज में आप ज़रूर पार्टिसिपेट हो, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू जुड़े रहें और नए लोग जो भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। चारों ऑप्शन को डिस्कशन किया जाता है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है। वीडियो लंबा होने से आपको घबराना नहीं है, जब आपको हर फैक्ट को बताया जाएगा तो उसमें वीडियो लंबा होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, 30 से 35 मिनट के बीच में वीडियो होता है, जो कि इसमें हर चीज़ को आपके सामने पेश कर दिया जाता है। और कभी भी आप सेट को बनाएं और या सुने तो आप अपने टेबल पर मोबाइल रखें और नोटबुक यानी कि कलम और कापी दोनों होना चाहिए। जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसे आप नोट करें। नोट करने से होता क्या है, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि किसी भी सेट को आप बनाते हैं तो उसका डिस्कशन अच्छे से कीजिए। अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो वही क्वेश्चन अगर अगले सेट में आता है तो आपसे वो गलती नहीं होगी। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा तो आप स्कोर अच्छा करके आइएगा, आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। तो पढ़ने का एक तरीका है और अभी तो केवल सेट प्रैक्टिस ही चल रहा है और जैसे ही छठ पूजा खत्म होगा तो आपको ग्रुप डिस्कशन जो लाइव चलता था वो चलेगा और बिहार एसएससी का सेट चलेगा। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम मात्र अब 1 महीना से भी कम बचा है। आप लोग अच्छे से लग जाइए और रिवीजन कीजिए। जो भी चीज़ आप पढ़ें, जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर मेहनत करना है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि यह सीरीज आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता होगा तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर और अपने दोस्तों में जो भी ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज यह मेरा 16 नंबर सेट है। अभी तक मैंने 15 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट उस 15 सेट के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से सारे वीडियो को देख लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया, तिब्बत, चाइना 1949 और 1962 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, यह बात पूछा गया है। तो निरुपमा राव, सलमान रश्दी, रमेश जयराम, प्रोफेसर विवेक लामा। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निरुपमा राव। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुआ था और 1962 की बात करें तो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था और प्रथम बार उसी में आपको जो राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है 3 बार, प्रथम बार राष्ट्रीय विद्रोह 1962 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति आपको क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है किसके मध्य में है? लद्दाख और पीर पंजाल, धौला और पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधर, शिवालिक और मध्य हिमालय। तो कुल्लू घाटी की बात करें तो कुल्लू घाटी आपको धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक तरफ पतन है एक तरफ राज है। तो आइए इसे मिलाते हैं। भटकल की बात करें तो भटकल आपको कर्नाटक राज्य में है। एलपी की बात करें तो एलपी आपको केरल में है। काकीनाडा की बात करें तो काकीनाडा आपको आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। तो इस तरह इसका आंसर की बात करें तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोमट मिट्टी,
काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है आपको काली मिट्टी को माना जाता है और भारत में वर्तमान नई डाटा के अनुसार काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो भाग है राजस्थान नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी का भाग है, लेकिन राजस्थान नहीं है। राजस्थान के अरावली से आपको लूनी नदी निकलती है जिसकी लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। वह रण के कच्छ में ही खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो इसमें पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सभी कोई सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। 2 और 3 सुमेलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन बिल्कुल सही है, लेकिन नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है और पीली क्रांति जो है आपको सरसों उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जो कृषि को प्रभावित करता है वह कौन सा? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आर्द्रता, वृष्टि, तापमान और हवा। तो इसमें महत्वपूर्ण पूछा गया तो वृष्टि, जिसमें ओलावृष्टि जो पत्थर गिरता है जिसमें फसल काफ़ी तरीका से नुकसान हो जाता है, यह कृषि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो चैम्बरलेन ने, इमैनुअल कांट, ऑटो श्मिट, कार्ल विज जास्कर। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? पूछा है कि किसका मिलान जो है सही नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम, यह बिल्कुल सही है। घना पक्षी विहार की बात करें तो यह राजस्थान, ये भी आपको बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में है, यह भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यह छत्तीसगढ़ नहीं है, आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में है। गुरु घासीदास अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। तो गलत पूछा था, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर जो सम्मेलन है वह किससे संबंधित है? वनों से, शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, पर्यावरण प्रदूषण से। तो रामसर सम्मेलन की बात करें तो यह आपको आर्द्र भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस सेट में आपको 10 ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें नहीं पूछा जाता है और स्टूडेंट जल्दीबाजी में उसको हाँ पढ़ते हैं और पहला ही ऑप्शन जो रहता है उसमें हाँ वाला दिया रहता है और टिक करके आगे चल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो आप अच्छे से पढ़ें। आर्गन, जलवाष्प, मीथेन और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो कौन सा नहीं है? तो आर्गन नहीं है। आर्गन आपको इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर की बात करें 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच तो ये वस्तु किस प्रकार की होगी? यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। साधारणतः वस्तु होगी, बढ़िया वस्तु होगी, निम्न स्तरीय का वस्तु होगी और ऑप्शन डी की बात करें तक कोई नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निम्न स्तरीय की वस्तु होगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण कौन सी पद्धति के प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश पद्धति, उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति और आय पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, निवेश पद्धति। यहाँ पर पूछा गया था नहीं लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14,
दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष का था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और सातवीं। तो 4 वर्ष की योजना जो था आपको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का था। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशि है और उसका मात्रक है। आइए इसको मिलाते हैं, आइए इसको मिला लेते हैं। त्वरण का मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है, बल की मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, और कार्य की मात्रक जूल होता है, और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं। जड़त्व के कारण, पृष्ठीय भार के कारण, छड़ी की गति के कारण, धूल कणों के रवनाद के कारण। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान यानी कि बड़ा जी का मान पूछा गया है कि क्या होता है। तो बड़ा जी का मान की बात करें तो 6.6710 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और छोटा जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रत्यक्षता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोहा, हीरा, स्प्रिंग और क्वार्टर। तो सबसे प्रत्यास्था वाला पूछा गया है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टर। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह आपको सही नहीं है, यही आपको गलत है। वह निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान के विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, यह बिल्कुल सही है। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। एक आपको गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एरोसोल का उदाहरण नहीं है तो धुंध, कोहरा, बादल और जल में तेल। तो एरोसोल का उदाहरण आपको जल में तेल नहीं है, लेकिन कोहरा और धुंध और बादल एरोसोल का उदाहरण है। आइए सूचीवन, एक तरफ आविष्कारक है और दूसरे तरफ एक तरफ आविष्कार है और दूसरे तरफ आविष्कारक है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक, ये सब किसने खोज किया था? यही बात आपसे पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन के खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज की बात करें, थोड़ा सा मिलाने वाला में दिक्कत होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और परमाणु के नाभिक का खोज आपको रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम के एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सोडियम के एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 8, 10 और 11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 10। सोडियम के एक परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो 10, और ऑप्शन में आपको 11 भी रहेगा तो गलत नहीं करना है, 10 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है? यानी कि हाइड्रा एसिड H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4 को तो कौन सा उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि HCl। H2SO4 की बात करें तो इसका एटॉमिक मास आपको 98 होता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और इसका प्रयोग बैटरी बनाने में भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24,
वायल चार्ल्स एवोगाड्रो के द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? मतलब वायल्स का नियम भी है, चार्ल्स का नियम भी है और एवोगाड्रो का नियम भी है। तो उसे ग्राहम का विसरण नियम, मिश्रित गैस नियम, आदर्श गैस नियम, जे जुकैस का नियम। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आदर्श गैस। आदर्श गैस का इक्वेशन होता है PV = nRT। इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लुईस पाश्चर को, एडवर्ड जेनर को, ल्यूवेनहॉक को और पाल बर्ग को। तो जीवाणु विज्ञान की जनक की बात करें तो जीवाणु विज्ञान के जनक लुईस पाश्चर को माना जाता है। टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सर्वाधिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का, तो प्रोटीन में, DNA में, RNA में और फास्फोलिपिड में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक विघटन सबसे ज़्यादा किस में होता है? यह बात आपसे पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में, यह रक्त के तरल मैट्रिक्स होता है, यह रंगहीन होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, इनमें फाइब्रोजन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है प्लाज्मा के अनुसंधान में? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इसमें रक्त की कणिकाएं नहीं होती है, यही आपको सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। रक्त में प्लाज्मा आपको 55% होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। प्लाज्मा बैंक दिल्ली है और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो गांधीनगर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटाइटिस B1 एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस होता है तो हृदय को, यकृत को, मस्तिष्क को और फेफड़ा को। तो कौन सा अंग हेपेटाइटिस प्रभावित करता है? तो आपको यकृत को प्रभावित करता है यानी कि लीवर को। फेफड़ा की बात करें तो जब निमोनिया आपको होगा तो आपका फेफड़ा प्रभावित होगा। और ट्यूबर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला भाग नहीं है? मस्तिष्क के सोचने वाला भाग नहीं है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो हो जाएगा पक्ष मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और सेरेबेलम। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ग्राम सभा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? ग्राम सभा का अनुच्छेद 243 के बी, अनुच्छेद 243 के डी, 243 के ए और 243 के सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 243 का ए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसको अच्छे से आप सब फैक्ट को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में 10 देशों से कुछ न कुछ स्रोत हमारे संविधान में लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संसद के दोनों सदस्य के बैठक की ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से और रूस से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से और चीज़ भी लिए गए हैं, समवर्ती सूची भी आपको ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता लिया गया है और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और रूस से आपको मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये चारों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो अभिलेख न्यायालय है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 214। तो किसके अंतर्गत आता है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय आता है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात है। अनुच्छेद 214 की बात करें तो 214 में उच्च न्यायालय की गठन का बात है।
अनुच्छेद 215 की बात करें तो उच्च न्यायालय के लिए एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका बात किया गया है। तो चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं यह अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और सातवां अनुसूची। तो इसका आंसर की बात करें तो दूसरा अनुसूची में यह सारा बात कहा गया है, तीसरा में आपको शपथ का बात कहा गया है। सातवां अनुसूची में समवर्ती सूची की बात कही गई है, जिसमें राज्य सूची में आपको 61 विषय है और संघ सूची में 100 विषय है और समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है। ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक मैं स्पेशल अनुसूची का वीडियो भी डाला हूं, जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अखबार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 15, राज्यसभा नहीं राजभाषा, भाग 15, भाग 17, भाग 18 और भाग 20। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के ए तक में यह चर्चा किया गया है। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में आपको निर्वाचन की बात कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 324 में है, और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की है, जो कि अनुच्छेद 368 में, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाग 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में क्या उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसमें कौन सा उल्लेख नहीं है, यह बात आपसे पूछा गया। तो इसमें धार्मिक न्याय की बात उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्थिक का है, सामाजिक का है और राजनीतिक का है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? एक संविधान में संशोधन हुआ है जिसके तहत सहकारी समितियां जोड़ी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1993 और 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, और 44वां संविधान संशोधन को मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था 1978 में। और 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 1993 में हुआ था, जिसमें आपको 29 विषय की बात की चर्चा किया गया है पंचायती राज में। और यह पंचायती दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? किस संस्तुति पर? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, JS वर्मा समिति और अशोक मेहता समिति। तो किस समिति के तहत इस बात को कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के तहत, और मूल कर्तव्य आपको रूस के संविधान से लिया गया है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज। और JS वर्मा समिति आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है और महाभियोग की बात अनुच्छेद 61 में है। तो किस प्रक्रिया के तहत इसे लगाया जाता है? न्यायिक प्रक्रिया, विधायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका की प्रक्रिया और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर की बात करें तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और महाभियोग की प्रक्रिया आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सबसे पहले पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में है। यह उच्च न्यायालय से, राज्य सरकार से, चुनाव आयोग से और केंद्र सरकार से। तो यह किससे लिया जाता है? तो राज्य सरकार से निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40,
कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मैंने एक दिन आपको 16 महाजनपद की राजधानी का चर्चा किया था, उसमें सारे राजधानी को आपके सामने चर्चा कर दिया था। तो कुरु के कौशाम्बी, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और अहिच्छत्र। तो कुरु की राजधानी की बात करें तो कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ है। क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? जो महात्मा बुद्ध थे जो गृह के त्याग किए थे उनका प्रतीक पूछा गया है। तो घोड़ा, स्तूप, कमल और सांड। उनका गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग उनका घोड़ा था, स्तूप उनका मृत्यु था। महात्मा बुद्ध की जन्म आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था, भले 583 ईसा पूर्व में हुआ था, और 463 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और मृत्यु आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक लक्ष्मीश्वरर, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव और जयचंद। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक की बात करें तो आपको चंद्रदेव थे। चंदावर का युद्ध जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1194 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, दीवाने जो खैरात है किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन और फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने खैरात की बात यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दीवाने खैरात का संबंध आपको फिरोज शाह तुगलक से है। दीवाने इस्तिहाक पूछेगा तो ये भी आपको फिरोज शाह तुगलक से है। दीवाने बंदगाह पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक है। दीवाने कोही पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवाने मुस्तखराज पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी है। और दीवाने अर्ज पूछेगा तो आपको बलवन है। मैंने जितनी बात आपके सामने यह रखा हूँ, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। दीवाने कोही आपको जो 2213 पोस्ट का बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें सेकंड पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, एकास्मक गोलाकार स्तंभ का निर्माण विधि किस काल की है? मौर्य काल के, गुप्त काल के, सातवाहन काल में और राजपूत काल में। तो इसका आंसर की बात होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन काल में। क्वेश्चन नंबर 45, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर में, दिल्ली में, जयपुर में और लाहौर में। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो यह दिल्ली में है। दिल्ली में आपको लाल किला भी है। अजमेर शहर की स्थापना अजय पाल के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? सिंधु काल में अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र से, ओमान से और ईरान से। तो सिंधु काल में सीसा का आयात आपको ईरान से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एक तरफ आपको प्रतिबंध है और दूसरे तरफ उसके सुमेलित करना है। तो आइए इसको मिलाते हैं। शिशु बंद प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया था? तो शिशु बंद आपको किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा एलेनबरो ने किया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह सभी लाइन से मिलान है और इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 48 आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम है बेमोश चंद्र बनर्जी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर M.A. अंसारी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बेमोश चंद्र यानी कि W.C. बनर्जी की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, देवेंद्र नाथ ठाकुर को और M.G. रनाडे को और B.D. सावरकर को। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक की बात यहाँ पर पूछा गया तो M.G. रनाडे को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया था, एक 1886 में, एक 1893 में और एक आपको 1906 में किया था।
अभिनव भारत की शुरुआत वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50। इस पीडीएफ में 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के आपके सामने किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया जाता है कि कहीं से आपको इसमें डाउट न रह जाए। ईमान कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो ईमान कमीशन की स्थापना आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में रेल, डाक, तार ये भी चलाया गया था और इनका शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 56 तक था। लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल की बात करें तो 1798 से लेकर 1801 तक था। लॉर्ड कर्नवालिस की बात करें तो 1793 में इनका शासनकाल था। तो ये सारे शासनकाल को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये अगर आपको याद रहता है तो आपसे वायसराय और गवर्नर जनरल ये सब गलती नहीं होगी। तो आइए इसमें जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कल आपको मैंने खिलजी वंश के बारे में बताया था, आज आपको मैंने तुगलक वंश के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य एवं शिक्षित और विद्वान था। यह क्वेश्चन पूछता है कि तुगलक काल में सबसे योग्य और शिक्षित कौन था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु अमीरे कोही विभाग की स्थापना किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम रखा दौलताबाद। दिल्ली से इसने स्थापित किया देवगिरी और इसका नाम रखा दौलताबाद। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉनियर्स कहा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉनियर्स किसने कहकर पुकारा था? तो सर एडवर्ड थॉमस ने कहकर पुकारा था। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो 1333 में आया था इब्न बतूता जो भारत, इसने जैन धर्म का प्रसिद्ध संत जीन प्रभु शुरू से सम्मानित किया था। जीन प्रभु शुरू से। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन के हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे मजूमदार कहा जाता है। उसे मजूमदार कहा जाता है। आइए कुछ विभाग है और उससे संबंधित, तो मैंने इसको पहले भी चर्चा किया हूं और यहाँ भी एक बार चर्चा कर देता हूं कि आपको 100% याद हो जाए। दीवान अर्ज बलवन, दीवाने मुश्त खराज की बात करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही आपको मोहम्मद बिन तुगलक। तो 3 ऊपर से याद रखना है। दीवाने अर्ज पूछेगा तो बलवन, दीवाने मुश्त खराज पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी और दीवाने को ही पूछेगा तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक। और बाकी जो आपको दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाह और दीवाने इस्तेहाक, ये सब आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया था और सबसे पहले नहरों का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इस तरह आज के सेशन में यहीं तक मैं आपको काफ़ी किफ़ायती तरीके से अपने से डिस्कशन कराता हूं, जो कि आपको कहीं से इसमें डाउट ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि यह सेट सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे 50 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।